गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन को समझा था कि कैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन होगा कि क्लास आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, सारी बातों को आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है यह सभी के लिए लाभदायक हो सके। हो सकता है कि आप लोगों को क्लास में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है। जो भी संसाधन है, जो भी थोड़े बहुत संसाधन है, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच क्लास को लेकर आया हूँ। चलिए तो आज का ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बस आप लोग जो है, जो भी कंटेंट यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी बातें बोली जाएगी, उसको ध्यान से सुनिएगा और खुद का नोट्स जो है पॉइंट बाय पॉइंट बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाऊँ। अभी शुरुआती दौर है, आप लोगों का सहयोग रहा तो बाकी सारी चीज़ें भी हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी, और जो आप लोग जिस जैसी क्लास की डिमांड करते हैं, भविष्य में वैसा क्लास भी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। फ़िलहाल आप लोग सपोर्ट कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो भी बातें बोली जाएगी, वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैंने खुद दे रखा है, मैं भी एक बीपीएससी का छात्र हूँ, यूपीएससी का मेंस लिख रखा है, 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, तो मुझे पता है कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। तो उन्हीं सारे अनुभवों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो क्लास में जो भी बातें बताई जाएगी उस पर ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, आप लोग लिखते चलिएगा, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हमारा पहला टॉपिक होगा, भारत आगमन। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, पीटी को ध्यान में रखकर। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेंस की भी क्लास जो है वो हम लोग 17th बीपीएससी के बाद, मेरे पास कोई टीम नहीं है, जो भी है खुद से कर रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उन्हीं सब चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो मेरा मानना है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। चलिए तो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो 15वीं सदी के अंत में, कब की बात है, या 15वीं सदी के अंत की बात है, 15वीं सदी के अंत की बात, सदी के अंत में। तो जैसे ही 15वीं सदी का अंत होगा तो स्टार्ट किसका होगा, 16वीं सदी का, 16वीं सदी का प्रारंभ होगा। तो हम देखते हैं कि 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सारी यूरोपीय कंपनी जो है वह भारत आती है, बहुत सारी यूरोपीय कंपनी जो है भारत आती है। अंत में यूरोपीय कंपनी जो है वह भारत आएगी। तो ये यूरोपीय कंपनी भारत क्यों आती है? आपके मन में या हम लोगों के मन में यह सवाल तो आएगा ही कि ये जो 15वीं सदी का अंत है और 16वीं सदी का जो प्रारंभ हो रहा है, तो इस दौर में यूरोपीय कंपनी भारत आती है।
तो इन कंपनियों का उद्देश्य क्या था, ये कंपनियां क्यों आती है? तो ये कंपनियां आती है व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए ये कंपनियां आती है। यूरोपीय कंपनियां क्यों आती है? तो व्यापार करने के। इनका फोकस क्या था? इनका एम था ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्रेड करना और उस ट्रेड के माध्यम से ज़्यादा लाभ कमाना। तो जैसे ही ये यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती हैं, तो उस टाइम पे भारत में किसका शासन रहता है? तो उस टाइम पे भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन रहता है। यह दिल्ली सल्तनत का काल है, दिल्ली सल्तनत का काल है, यह दिल्ली सल्तनत का काल होगा। चलिए, तो इसको अच्छे समझ लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के काल में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। इन कंपनियों का लक्ष्य था भारत के साथ ट्रेड करना, भारत के साथ व्यापार करना। तो अब अगर कभी पूछा जाए कि यूरोपीय का आगमन कब होता है, तो अगर स्टेटमेंट में कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि स्टेटमेंट दे देगा कि 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है, तो वह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो दिल्ली सल्तनत के काल में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है और इन कंपनियों का लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यापार करना और उस व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस क्लास में जो भी बातें बताई जाएगी आप लोग गौर से सुनिएगा और उसको हो सके तो एक पॉइंट के माध्यम से नोट्स भी उसका बना लीजिएगा, ताकि लास्ट समय में रिवीजन के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है यह क्लास। तो आप देखिएगा, उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद और जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होने लगेगा, दिल्ली सल्तनत के बाद, तो दिल्ली सल्तनत के बाद तो आरंभ किसका होगा? मुगलों का। मुगलों का आरंभिक जो मुगल हैं, तो मुगल आएंगे। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल खत्म होगा तो मुगल आएंगे। तो इस काल में आप देखिएगा कि जो केंद्रीय सत्ता थी, जो दिल्ली सल्तनत, इसको आप बोल सकते हैं उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत और पूर्ववर्ती मुगल। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं उत्तरवर्ती मुगल। अब उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत, उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत, उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत व पूर्ववर्ती मुगल, पूर्ववर्ती मुगल, पूर्ववर्ती मुगल। तो इस दौर में आप देखिएगा जो केंद्रीय सत्ता है, इस दौर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस दौर में जो केंद्रीय सत्ता है, जो सेंट्रल में जो पावर है, वह पावर काफ़ी स्ट्रांग है। केंद्रीय सत्ता इस समय मजबूत है। केंद्रीय सत्ता हमारा मजबूत है या शक्तिशाली बोल सकते हैं। केंद्रीय सत्ता मजबूत है। तो जब केंद्रीय सत्ता मजबूत होगा, तो केंद्रीय सत्ता अगर मजबूत है तो जो बाहरी जो कंपनियां हैं वह अपना पैर तो ज़्यादा नहीं पसारेगा, ज़्यादा तो हाथ पैर वो नहीं मारेगा ना, क्योंकि सेंट्रल में जो पावर है, अभी देखिए सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है। तो हो सकता है जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उतनी ज़्यादा उत्पात नहीं मचा रही है। कारण क्या है कि सेंट्रल में जो रूलर बैठा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
तो यही चीज़ जो है उस समय भी हो रही थी कि केंद्रीय सत्ता मजबूत था, तो जो कंपनियां हैं ये कंपनियां सिर्फ अपना ध्यान जो है व्यापार पे ही लगाती थी। ज़्यादा ये उठा पटक ये लोग नहीं करेंगे, सिर्फ आएंगे व्यापार करेंगे। कंपनी का ध्यान कहाँ होगा, तो केवल व्यापार करने पे, क्योंकि पता है उस समय स्टार्टिंग में ये लोग क्या थे, व्यापारिक कंपनियां ही थी। तो व्यापारिक कंपनियों का ध्यान क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कमाना। तो वही कंपनी का ध्यान कहाँ पे होगा, तो कंपनी का ध्यान होगा व्यापार पर, व्यापार पे इनका ध्यान होगा। क्लियर है? तो व्यापार पे ध्यान होगा, तो जो भी व्यापारिक हित हैं, व्यापारिक हित को ही ये लोग पूरा करना चाहेंगे। ये लोग व्यापारिक हित को ही पूरा करेंगे, व्यापारिक हित को ही पूरा करेंगे, व्यापारिक हित पर ध्यान देंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने यह पढ़ा कि जैसे ही 15वीं सदी का अंत होता है और 16वीं सदी का आरंभ होता है, तो इस दौर में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। इन कंपनियों का लक्ष्य क्या था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यापार करना और उस व्यापार से लाभ कमाना। जब इनकी एंट्री होगी दिल्ली सल्तनत में, तो इस दौर में दिल्ली पर शासन किसका था, तो भारत पे शासन था दिल्ली सल्तनत का। कंप्लीट है यहाँ तक? तो दिल्ली सल्तनत के काल में इनका आगमन होता है। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत का काल खत्म होने लगेगा और पूर्ववर्ती यानी स्टार्टिंग मुगल आएंगे, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सत्ता काफ़ी मजबूत है। तो केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण कंपनी का ध्यान कहाँ पे होगा, तो कंपनी का ध्यान सिर्फ व्यापारिक हित पे होगा। उनका फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कमाना और लाभ कमाना, व्यापार के माध्यम से ज़्यादा लाभ कमाना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कब, अब हम लोग आएंगे बाबर पे। तो आप सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोग बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होगा, 21 अप्रैल 1526 को। डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी जो है डेट पे कुछ ज़्यादा फोकस करती है, तो ध्यान दीजिएगा। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन दोनों के बीच में होगा, तो एक तरफ होगा इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी वंश का शासन था। तो एक तरफ होगा इब्राहिम लोदी, एक तरफ होगा हमारा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। दूसरी तरफ कौन होगा, तो दूसरी तरफ होंगे बाबर। दूसरी तरफ कौन होगा, बाबर। तो आप लोग को पता ही होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी क्या होगा, इब्राहिम लोदी जो है पराजित होगा, इब्राहिम लोदी पराजित होगा,
इब्राहिम लोदी की पराजय होगी, पराजित होगा। और इसके पश्चात जो है दिल्ली पर किसका शासन होगा, भारत पे शासन होगा मुगल वंश की, मुगल सत्ता का विकास होगा, मुगल सत्ता आएगी दिल्ली पर। कौन आएगा, मुगल सत्ता। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कहीं ना कहीं भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो शासकों का जो वंश है, उस वंश को कहीं ना कहीं पलट देता है और नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम है मुगल वंश। तो दो बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को। किनके बीच में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर युद्ध में विजयी होता है। जैसे ही बाबर युद्ध में विजयी होगा, वह दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करेगा। उस वंश का नाम होगा मुगल वंश। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही मुगल वंश की स्थापना होगी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, भारत में आपसी संघर्ष भी चल रहा है। सत्ता के लिए भारत में आपसी संघर्ष भी हो रहा है। भारत में जो है सत्ता के लिए घरेलू संघर्ष भी चल रहा है। घरेलू संघर्ष भी चल रहा है। ये तो हो गया स्थानीय बात। और वहीं अगर आप देखिएगा कि दूसरी ओर जो बाहरी कंपनियां हैं, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनके बीच में भी आपसी संघर्ष चल रहा है व्यापार को लेकर कि किसका मोनोपोली होगा। सब लोग चाहते थे कि मेरी मोनोपोली हो। तो वहीं दूसरी ओर देखिएगा, दूसरी ओर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन क्लास का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। दूसरी ओर देखिएगा कि पुर्तगाल हैं। जो यूरोपीय शक्ति में कौन कौन है, एक तो पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाली। हम लोग क्रम भी देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले किसका आगमन हुआ, उसके बाद कौन आया, फिर लास्ट में कौन आया, सबसे पहले कौन आया, लास्ट में कौन गया, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो उस समय देखिएगा कि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, डेनिश हो गए, इनके बीच में भी वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। व्यापारिक वर्चस्व को लेकर, एकाधिकार को लेकर संघर्ष इन सब के बीच में भी चल रहा था। व्यापारिक वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा था। व्यापारिक वर्चस्व को लेकर इनके बीच में भी संघर्ष चल रहा था। ठीक है। तो व्यापारिक वर्चस्व में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक हित हैं, इनके व्यापारिक हित ही हैं ना, इन्हीं हितों को पूरा करने के लिए ये लोग आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो व्यापारिक वर्चस्व कहने का मतलब हुआ व्यापारिक हित, व्यापारिक हित को लेकर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो पानीपत के प्रथम युद्ध से हमें यह मालूम पड़ता है कि भारत में भी शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। भारत में एक नए वंश की स्थापना, इस संघर्ष के कारण भारत में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश की। ये तो हो गया स्थानीय बातें। और वहीं दूसरी ओर देखिएगा कि जो बाहरी कंपनियां हैं, उनके बीच में वो लोग भी आपस में भिड़े हैं।
लठबाजी उधर भी हो रहा है कि मेरा व्यापारिक हित पूरा होगा तो मेरा व्यापारिक हित पूरा होगा। तो दो तरफा लठबाजी, एक तो स्थानीय लठबाजी तो चल ही रही है, वहीं दूसरी ओर जो बाहरी देश है जो खुद को कहते हैं कि हम लोग काफ़ी सभ्य हैं, ये अंग्रेज जो है, आप अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों पे अगर हम देखते हैं तो वो लोग खुद को सभ्य बताते हैं, लेकिन ये लोग भी सभ्य नहीं थे, ये लोग भी लठबाज थे, आपस में व्यापारिक हित के लिए वो लठबाजी वहां भी कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टार्टिंग से हम लोग जो पढ़े हैं कि 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी के प्रारंभ में व्यापारिक उद्देश्यों से यूरोपीय कंपनी का भारत में प्रवेश होता है। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल था। ध्यान से सुनिएगा, तो दिल्ली सल्तनत का काल था। फिर हमने देखा जो उत्तरवर्ती दिल्ली सल्तनत है, यानी दिल्ली सल्तनत के बाद और स्टार्टिंग मुगल काल में, पूर्ववर्ती मुगल काल में जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सत्ता काफ़ी मजबूत थी। तो केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के कारण यूरोपीय कंपनी ने केवल अपने व्यापारिक हित को महत्व दिया। वो लोग जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भारत में प्रवेश किए थे, उन्हीं लक्ष्य पे वे फोकस थे। उनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था, वो जो काम करने आए थे वही काम कर रहे थे कि हाँ भाई हम व्यापार करने आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे। मन उनका भी बड़ा था। वो लोग अगर स्टार्टिंग में ही उनको दिख जाता है कि यहाँ कोई सत्ता ही नहीं है, केंद्रीय सत्ता ही कमज़ोर है, शासक जो है दारू पीकर पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं था। वो लोग आते ही सीधे एक शासन जो अपने हाथ में ले लेते। लेकिन जब वो आए तो देखे कि भाई यहाँ तो केंद्रीय सत्ता काफ़ी मजबूत है, अगर थोड़ा सा भी हम लोग पंख या हाथ पैर इधर उधर करते हैं तो जो है हमारा जो है क्या हश्र होगा, यह हम लोग भी नहीं जानते हैं। ये यूरोपीय कंपनी की सोच रही होगी। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे मेरा मानना जो है गलत भी हो, लेकिन इतिहास है, इतिहास को 10 नज़रिए से देखा जा सकता है। चलिए, तो हम लोग अब हम लोग देखें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है बाबर से, और जैसे ही इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। भारत का जो शासन है मुगलों के हाथ में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जो बाहरी जो व्यापारिक कंपनियां हैं वह भी अपने व्यापारिक हित के लिए आपस में एक दूसरे से लठबाजी कर रहे थे, आपसी संघर्ष में, व्यापारिक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए थे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिएगा, तो थोड़ा सा उस समय का देखते हैं स्थिति कैसे था। तो यूरोप देखिए, यूरोपीय जो कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां भारत में अपना एकाधिकार कैसे स्थापित कर पाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक बात है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग क्या है, हम लोग देख रहे हैं अभी हमारा आधुनिक काल शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग मध्य काल में ही हैं। तो देखिएगा कि जिस समय भारत अपने मध्य काल में था, भारत में क्या था, मध्य काल था, आधुनिकता भारत में नहीं आई थी। भारत मध्य काल में था। भारत किस काल में था? मध्य काल में था। भारत जो है मध्य काल में था। वहीं दूसरी ओर यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका था। भारत मध्य काल में था, वहीं यूरोप जो है आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका था। वहीं यूरोप जो है आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका था। यूरोप आधुनिक काल में था। यूरोप क्या था? आधुनिक काल में था।
तो जैसे ही यूरोप में जो है आधुनिक काल होगा, तो आधुनिक काल आने से क्या लाभ होगा? तो आधुनिक काल आने से आधुनिकता, अगर कोई व्यक्ति अगर मॉडर्न हो जाता है तो उसकी सोच में भी जो है मॉडर्न माइंडसेट जो है, कहीं ना कहीं उसकी सोच में भी मॉडर्न माइंडसेट आ जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही मॉडर्न लोग होंगे तो उनमें वैज्ञानिक सोचें आएंगी, वो लोग नवीन भौगोलिक खोजे। जब आधुनिक काल आया यूरोप में तो वो लोग क्या करेंगे, तो नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे, नए नए जगहों को वो लोग खोजेंगे, क्योंकि वो लोग व्यापारिक कंपनियां हैं। जब तक नए नए जगह को वो नहीं खोजेंगे उनका सामान बिकेगा कहाँ पे? तो इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे, नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे, नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे। तो जिसका लाभ क्या है कि उनका व्यापार जो है वैश्विक स्तर तक प्रसारित होगा। लाभ में क्या होगा, व्यापारिक प्रसार के लिए, व्यापारिक प्रसार के लिए, व्यापारिक प्रसार के लिए वो लोग क्या करेंगे, नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो जब नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे तो हम पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है स्थलीय मार्ग से व्यापार तो होता ही था। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, ऑडियो वीडियो चेक कर ले रहा है। चलिए, सब क्लियर है? चलिए, तो पहले क्या था, स्थलीय मार्ग से व्यापार तो होता ही था, स्थलीय मार्ग से व्यापार तो होता ही था। स्थलीय मार्ग से व्यापार तो होता ही था। तो अब क्या करेंगे, अब जो है कहीं ना कहीं स्थलीय मार्ग से व्यापार पहले तो होता ही था, तो यूरोपीय देश जो है अब जलीय मार्ग को अपनाएंगे। वो लोग क्या करेंगे, जलीय मार्ग को खोजेंगे, जलीय मार्ग को खोजेंगे। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्थलीय मार्ग तो पहले से था, तो यूरोपीय को क्यों जलीय मार्ग की आवश्यकता हुई। तो पहले से तो स्थल के माध्यम से व्यापार होता ही था, लेकिन जलीय मार्ग, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ होगा स्थलीय मार्ग में, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियां जो है नवीन मार्ग की खोज में निकल गई। जो नवीन जलीय मार्ग है इसकी खोज में वो लोग निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है कि ये लोग जलीय मार्ग की खोज करते हैं? आप लोगों के मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि जो पहले से जो स्थलीय मार्ग था, तो उस स्थलीय मार्ग की जगह, चलिए कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो ऑडियो वीडियो में तो आप लोग बता दीजिएगा। तो जलीय मार्ग की खोज वो लोग करते हैं। थोड़ा सा बेस को पकड़ लीजिएगा यहाँ पे कि यूरोपीय कंपनी और भारत का कंपेयर हम लोग कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियां और भारत में क्या अंतर था। तो यूरोपीय कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब भारत में मध्यकाल था, वहीं यूरोप में आधुनिक काल आ गया हुआ था। उन लोगों में आधुनिक सोच आ गया था, वो लोग नवीन भौगोलिक खोजे करने लगे थे। तो इन नवीन भौगोलिक खोजे के पीछे उनका लक्ष्य था व्यापारिक प्रसार करना। जो व्यापार है उस व्यापार को बड़े स्तर तक ले जाना, ताकि उनका व्यापारिक लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें मिले। तो नवीन भौगोलिक खोजे करेंगे, भारत के साथ जलीय मार्ग को ढूंढेंगे ताकि आसानी से व्यापार किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है? तो इन स्थलीय मार्ग से पहले व्यापार होता था। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पहले प्राचीन काल से ही भारत का बाहरी दुनिया के साथ लगाव था। व्यापार जो है अरब जो कंट्री है, अरब कंट्री के साथ व्यापार होता था। यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता था,
लेकिन वह रूट क्या था, स्थलीय मार्ग था। कुस्तुनतुनिया वाला जो जो रीजन था जिस पे कुस्तुनतुनिया पे जब अरबों का अधिकार हो जाता है, तो इसी के कारण जो है जलीय मार्ग, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो जलीय मार्ग की खोज होंगी। यहां तक क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक में किसी को भी कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सारी समस्याओं को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि ये जो जलीय मार्ग है, यूरोपीय देशों द्वारा जो जलीय मार्ग है, इस जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई? पहले से स्थलों के माध्यम से व्यापार तो होता ही था, तो क्या इस स्थलीय मार्ग से यूरोपीय जो देश है, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, क्या वो व्यापार नहीं कर सकती थी? तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन लोगों को जलीय मार्ग में आना पड़ा, जलीय मार्ग के माध्यम से एक मार्ग को ढूंढना पड़ा जिसके मदद से वह व्यापार कर सके? चलिए, तो टॉपिक है हमारा जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई। जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई? जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई, यह हमारा टॉपिक होगा। जलीय मार्ग की खोज क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि आप देखिएगा, जो पहले जो व्यापार होता था वह व्यापार होता था कुस्तुनतुनिया वाले रीजन से। तो इस कुस्तुनतुनिया जो आधुनिक इस्तांबुल, अभी ये जो कुस्तुनतुनिया है यह आधुनिक इस्तांबुल वाला क्षेत्र है। कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो जाता है? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाएगा अरबों का। कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार, कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार पहला पॉइंट है। कि जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई, तो उस जलीय मार्ग की खोज के पीछे पहला जो कारण था कि जो कुस्तुनतुनिया वाला रीजन था, उस कुस्तुनतुनिया वाले रीजन पे अरबों का अधिकार हो गया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि यूरोपियनों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें, नए नए भौगोलिक खोजें की जाने लगी। तो अगर नए नए भौगोलिक खोजें हम करेंगे, नए नए जगहों का पता लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं नए नए रास्तों को भी ढूंढना पड़ेगा। यूरोपियनों द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें, द्वारा नवीन भौगोलिक खोजें, नवीन भौगोलिक खोजें, दूसरा पॉइंट हो गया ये। नवीन भौगोलिक खोजें, क्लियर है यहाँ तक? तीसरा पॉइंट में क्या याद रखिएगा? तीसरा पॉइंट में याद रखिएगा कि उस समय जहाज रानी और नौ परिवहन का भी विकास हो गया था। जहाज़ों का निर्माण हो गया था। जो एविएशन है, सी एविएशन है, जो नौ परिवहन है, जल में जो परिवहन होता है, उसका भी विकास हो गया था। तो जहाज रानी का विकास हो गया था, नौ परिवहन का विकास हो गया था। ये तीन कारण याद रखिएगा कि नवीन जलीय मार्ग की जो खोज की गई थी उसके पीछे तीन कारण, तीनों फिंगर पे याद रखिएगा। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ, जलीय मार्ग की खोज के पीछे क्या कारण था। तो पहला कारण हमारा था कि कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो गया था। दूसरा कारण था कि जो यूरोपियन है वो नए नए भौगोलिक खोजें करने लगे थे।
और तीसरा कारण है कि जहाजरानी एवं नौ परिवहन का विकास हो गया था। तीनों याद रखिएगा, तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जहाजरानी, व नौ परिवहन, जहाजरानी और नौ परिवहन। नौ परिवहन का विकास, तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मेंस में कभी अगर पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग उसको लिख ले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय मार्ग की आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई, उसके पीछे 3 कारण है। तीनों कारण को ध्यान रखिएगा, सारे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया पर जो अरबों का अधिकार हो गया था, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलिए चलिए टॉपिक है हमारा कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार, कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुस्तुनतुनिया क्या था? तो कुस्तुनतुनिया पहले क्या था? कुस्तुनतुनिया यूरोप के, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुस्तुनतुनिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। कुस्तुनतुनिया के बारे में समझते हैं। कुस्तुनतुनिया क्या था? तो पहले यूरोप के पूर्वी भाग में था। कहाँ था? तो यूरोप के पूर्वी भाग में, यूरोप के पूर्वी भाग में था कुस्तुनतुनिया, यूरोप के पूर्वी भाग में था। और यह जो कुस्तुनतुनिया है, वर्तमान में जो इस्तांबुल है, इसी इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया बोला जाता है। तो याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। पहले वर्तमान में ये कुस्तुनतुनिया क्या है? तो वर्तमान में यह इस्तांबुल है। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में इस्तांबुल है, इस्तांबुल। वर्तमान में यह इस्तांबुल है। तो पूर्वी भाग में था और इस पर किसका अधिकार था? तो उस वर्तमान में, ध्यान, कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में इस्तांबुल बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अरबों पर जो अधिकार हुआ था वह कैसे हुआ था। तो पहले यूरोप के पूर्वी भाग में कुस्तुनतुनिया था, तो जिस पर तुर्की का शासन था। जो तुर्की है, तुर्की का शासन था। इस पर किसका शासन था? तुर्की का शासन था, तुर्की का शासन था। लेकिन 1453 में आप देखिएगा, 1453 में, अब हम लोग क्या देखते हैं? 1453 में, 1453 की बात है, 1453 की बात है।
1453 में मध्य एशिया के जो अरब शासक हैं, अरब शासक कहाँ से थे, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अरबों के बारे में, यह भी पूछ लेगा कि अरब कहाँ से आए थे। तो अरब कहीं ना कहीं मध्य एशिया से संबंध रखते थे, वह मध्य एशिया से आए हुए थे। तो 1453 में मध्य एशिया के अरबों का एक अधिकार होता है कुस्तुनतुनिया पर। मध्य एशिया के अरबों का अधिकार होता है, मध्य एशिया के अरबों का अधिकार होता है। क्लियर है? मध्य एशिया के अरबों का अधिकार होता है। तो कारण परिणाम क्या होगा कि यूरोप और एशिया के बीच इसका परिणाम क्या होगा, तो परिणाम होगा कि यूरोप और एशिया के बीच का जो स्थलीय मार्ग था व्यापार का, उसमें अब अवरोध रुकावटें आने लगेगी। तो परिणाम होगा कि व्यापारिक स्थल मार्ग में रुकावट, व्यापारिक स्थलीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। ये लोग अवरोध उत्पन्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने लगेंगे। जो भी सामान अगर इस मार्ग से आने लगेगा तो उस मार्ग में उस सामान को वो रोकेंगे, उनसे चुंगी वसूलेंगे, जिसका कारण क्या होगा कि वो जो वस्तु है संबंधित देश में आते आते काफ़ी महंगी हो जाएगी, लाभ कम जाएगा। तो ये यूरोपीय कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पे बल देती है। तो इनका लाभ अगर वह कमेगा तो वह नए नए विकल्प की खोज करेंगे। यही कारण था कि जलीय मार्ग की जगह स्थलीय मार्ग की जगह वो लोग जलीय मार्ग के थ्रू रास्ता निकालते हैं और जलीय मार्ग के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करते हैं। यह स्टार्टिंग फेज है। अभी आप देखिए कि कैसे ये लोग चालाकी से यहाँ के शासन व्यवस्था पे कंट्रोल स्थापित करेंगे और कैसे अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो पूरी तरह से जकड़ के रख लेती है। तो इसके पीछे एक दिन का टाइम नहीं था, इसके बीच में इससे पहले बहुत सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चल रही थी जो परिणाम के रूप में आती है और भारत पे अंग्रेजों का शासन हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होते होते आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ की जो कमजोरियाँ हैं उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठा के यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। हम लोगों ने मौका दिया कि भाई आओ तुम मेरे ऊपर शासन करो, हमें गुलाम बनाओ। तो अंग्रेजों की मंशा, अंग्रेज आरंभ में व्यापारिक कंपनी के तौर पे आए थे, लेकिन हमारी जो कमजोरियां हैं हम लोगों ने उन्हें न्योता दिया कि तुम मेरे ऊपर शासन करो, हमको गुलाम बनाओ। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप मेरे साथ जुड़िए। तो हम इसका परिणाम होगा कि व्यापारिक स्थलीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। चलिए, तो गौर से आप लोग सुन लीजिएगा कि कैसे कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार होता था। तो हमने सबसे पहले यह देखा कि ये जो कुस्तुनतुनिया है वो वर्तमान में इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो इस्तांबुल है वही पहले कुस्तुनतुनिया था। तो इस कुस्तुनतुनिया पर, यह कुस्तुनतुनिया जो था वो यूरोप के पूर्वी भाग में था और इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्की शासन का कंट्रोल था। तो 1453 में जैसे ही मध्य एशिया के अरबों द्वारा इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित कर लिया जाएगा तो व्यापार का जो स्थलीय मार्ग होगा, स्थलीय मार्ग में रुकावटें आने लगेगी। व्यापारिक स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगेंगे। तो ये जो कुस्तुनतुनिया था, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए, कुस्तुनतुनिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कुस्तुनतुनिया है
चलिए, ये जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया कहाँ आपके बीच में, तो कुस्तुनतुनिया जो है वह रूम सागर, ध्यान दीजिएगा, एक सागर है रूम सागर। रूम सागर कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे ऐसे सागरों सबको पता है। तो ये रूम सागर कहाँ है, तो भूमध्य सागर के पास है। यह रूम सागर कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर के निकट है। भूमध्य सागर के पास है, भूमध्य सागर के निकट है। यह भूमध्य सागर के निकट है या रूम सागर। भूमध्य सागर और काला सागर जो ब्लैक सी है, भूमध्य सागर तथा काला सागर, काला सागर, कुस्तुनतुनिया भूमध्य सागर कहने का मतलब है जो रूम सागर है और जो काला सागर है, इसी के बीच स्थित एक स्थलीय मार्ग है। काला सागर के बीच में स्थलीय मार्ग है। यह जो एक छोटा सा स्थलीय मार्ग था, यह जो है वह एक स्थलीय मार्ग था। क्लियर है? इसके साथ ही साथ जो यूरोप है, यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला, यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। तो कुस्तुनतुनिया के बारे में दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहली जो बात है कि कुस्तुनतुनिया कहाँ पे स्थित है, तो कुस्तुनतुनिया स्थित है रूम सागर तथा काला सागर के बीच में। साथ ही साथ यह जो कुस्तुनतुनिया है एकमात्र स्थलीय मार्ग था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुस्तुनतुनिया के बारे में दो बातें काफी महत्वपूर्ण है कि यह रूम सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित एक मात्र स्थलीय मार्ग है और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला भी एकमात्र स्थलीय मार्ग है। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो कुस्तुनतुनिया पर जो है अरबों का अधिकार है, इसके बारे में ये दो बातें ध्यान में रखनी है हम लोगों को कि पहले कुस्तुनतुनिया पे किसका अधिकार था, तो पहले तुर्की का अधिकार था। तो जैसे ही 1453 में मध्य एशिया के अरब द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्यापार का जो स्थलीय मार्ग है वह मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यही कारण है कि जब स्थलीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न होंगे तब यूरोपीय कंट्री क्या जो बाहरी देश है, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं, वो नए मार्ग की खोज की तलाश में बाहर निकलेंगी, क्योंकि उनके यहाँ नवीन भौगोलिक खोजें भी हो रही थी। तो अगर नवीन भौगोलिक खोजें हो रही है तो नवीन रास्तों की भी जरूरत पड़ेगी और इन्हीं रास्तों को तलाशने के लिए वह लोग जो है जलीय मार्ग के माध्यम से चलिए यहां तक क्लियर है? जलीय मार्ग की खोज क्यों की गई थी, तो पहला पॉइंट हम लोग का आज क्लियर हो गया कि कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हुआ। क्लियर है? अब बाकी का जो अगर इसके बाद अगर हम करते हैं तो क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। तो इस क्लास को एक दो बार सुनिए, ऐसा नहीं एक दो बार सुनिए। मुझे लगता है कि नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना डिटेल से
एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसको अगर एक दो बार अगर आप लोग सुन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ तक का एक एक पॉइंट जो है ना वह क्लियर हो जाएगा। बेस बन रहा है, अभी हम लोग मेन सिलेबस पे नहीं आए, अभी हम लोग बेस बना रहे हैं। जब हमारा बेस बन जाएगा उसके बाद आप लोग देखिएगा जो क्लास है, क्लास में कितना मज़ा आएगा यह आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही जो है देखते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गो है, उस एल्गो में आप जितना ज़्यादा आप क्लास को सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए सब्जेक्ट आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँगा। और गारंटी है कि जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन कर दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप लोगों के जोन से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग यूरोपीय कंपनी का अराइवल जो है उसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद MCQ जाके लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल बच्चन इस क्लास में है या कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है। PYQ लगाइए किसी भी क्लास, यानी किसी भी टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसकी क्लास देखने के बाद एक बार जाकर PYQ लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो क्लास देख रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वही जो नवीन भौगोलिक खोजे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जहाज रानी और नौ परिवहन का विकास कैसे हुआ था इसको देखेंगे। फिर हम लोग यूरोपीय कंपनी का क्या उद्देश्य था उस उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इंट्रो वाला जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे कि भारत में जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो पोर्तुगीज आए थे, कब आए थे। तो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कि पुर्तगाली जो है वो भारत में कब आए थे और कौन सा पहला गवर्नर था। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, इसको भी बताइएगा। चलिए, इस क्लास को एक दो बार आप लोग जो है रिवीजन के लिए सुन सकते हैं। 2x के स्पीड पे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत। बस फोकस बनाते रहिए, जितनी भी बाधाएं आए उन बाधाओं पे ध्यान नहीं देना है। हमारा एम है कि क्रैक करना है तो करना है। बस टारगेट रखिए इस बार कि 17 BPSC को क्रैक कर देना है तो कर देना है। चलिए।